हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल के संगठन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे वायुमंडल से अभिप्राय, वायुमंडल के संगठनों से क्या तात्पर्य है, वायुमंडल के संगठकों की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। वायुमंडल से अभिप्राय। वायुमंडल वायु की एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है। यह परत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से सटी रहती है। इसका निर्माण विभिन्न गैसों के मिश्रण से हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें जलवाष्प, धूलकण, नमक के कण, परागकण, ज्वालामुखी की राख तथा अन्य प्रदूषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें धरातल के समीप वायु का घनत्व अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व तेजी के साथ गिरता जाता है, घटता जाता है और अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर वायु बहुत अधिक विरल हो जाती है और धीरे धीरे वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो आइए वायुमंडल के संगठनों में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो हाइड्रोजन, मीथेन और जलवाष्प, ये पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी के अंदर ही फंस गई थी या दबी हुई थी, जो ज्वालामुखी द्वार के द्वारा बाहर आई। फिर हाइड्रोजन हल्की होने के कारण अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान कर गई और जलवाष्प से वर्षा हुई और वर्षा से फिर महासागरों का निर्माण हुआ। जो गहरे धसे हुए प्रदेश क्षेत्र थे या धसाव वाले जो खड्ड थे, उनमें जल भराव से धीरे धीरे वो महासागरों में परिवर्तित हो गए। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं से हुआ। जीवों की उत्पत्ति से खासतौर से बैक्टीरिया के कारण प्राचीन वायुमंडल बदलकर नवीन वायुमंडल में परिवर्तित हो सका। काइनोबैक्टीरिया अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन को छोड़ते रहे, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। प्राचीन वायुमंडल का अधिकांश ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों के जल में घुली हुई है, जहां ऑक्सीजन का उपयोग जीव श्वसन क्रिया द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अधिकांश प्राचीन समुद्री जीवों द्वारा अपने कैल्शियम कार्बोनेट के घोल बनाने में किया गया। इसी प्रकार प्राचीन वायुमंडल के अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर ली गई और नाइट्रोजन मुख्य रूप से उभरकर सामने आई मुख्य गैस के रूप में। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही ऑक्सीजन दूसरी महत्वपूर्ण गैस के रूप में उभरकर सामने आई। इस प्रकार वर्तमान वायुमंडल की रूपरेखा जो है तैयार हुई। तो आइए जानते हैं वायुमंडल के संगठन से क्या तात्पर्य है। वायुमंडल के संगठन से तात्पर्य है कि वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है, कौन कौन से घटक मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो जिन जिन तत्वों से या जिन जिन संगठनों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है, उसको हम कहते हैं वायुमंडल के संघटक। तो आइए जानते हैं ये वायुमंडल के संघटक कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण है गैसें, इसके बाद है जलवाष्प की मात्रा और तीसरा महत्वपूर्ण संघटक है धूलकण या डस्ट पार्टिकल्स। गैसों में मुख्य रूप से ये गैसें शामिल हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, ओजोन, मीथेन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडॉन इत्यादि। इसके अतिरिक्त और भी कई गैसें पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये गैसें पाई जाते हैं। इसमें जो रेड कलर से जो गैसें दिखाई गई हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, जिसे हम वाटर वेपर्स कहते हैं। पानी जब भाप बनकर हवा में शामिल हो जाता है तो उसे हम जलवाष्प या वाटर वेपर्स के नाम से जानते हैं, जो कि जल की बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदें होती हैं, जो हवा के साथ तैरती रहती हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं, जिसे हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो इस प्रकार हैं। इसमें धूल के कण शामिल होते हैं, नमक के कण शामिल होते हैं, पराग कण शामिल होते हैं, ज्वालामुखी से निकली हुई राख शामिल होती है। इसके अलावा कुछ प्रदूषक तत्व भी होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स में शामिल होते हैं।
आयतन के अनुसार शुष्क वायु का औसत संघटन इस प्रकार है। इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ संघटकों के नाम लिखे हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं और उनका वायुमंडल के आयतन में या वॉल्यूम में कितना प्रतिशत शामिल है वो यहाँ पर दिया गया है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 78.084%, ऑक्सीजन है 20.9%, ऑर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है 0.033%। इसके अलावा अन्य सभी गैसें 0.0003% पाई जाती हैं। तो ये सारे मिलकर कुल 100% का निर्माण करती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल के महत्वपूर्ण जो संघटक हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनका क्या महत्व है हमारे वायुमंडल में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण संघटक हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प की मात्रा, धूलकण इत्यादि। अब हम प्रत्येक संघटक को विस्तार से अध्ययन करेंगे। उनकी कैसे उत्पत्ति होती है, उनका क्या उपयोग है, उनका क्या महत्व है वायुमंडल में, वो किस प्रकार हमारे जीवन में सहयोग करते हैं या इकोसिस्टम को संचालित करने में उनका क्या रोल है। तो आइए शुरू करते हैं नाइट्रोजन गैस से। नाइट्रोजन एक सबसे महत्वपूर्ण गैस है और यह वायुमंडल के लगभग 78% भाग का निर्माण करती है। रासायनिक रूप से यह कम सक्रिय है। जीव जंतु व अधिकांश पेड़ पौधे नाइट्रोजन का गैस के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अर्थात वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है उसका डायरेक्ट उपयोग अधिकांश पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ पौधों की जड़ में, कुछ समुद्री जीव नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में या नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, जिनका उपयोग जीव जंतु व पेड़ पौधे आसानी से कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, अर्थात वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका प्रयोग पेड़ पौधे या जीव जंतु सीधे रूप में न करके तब कर पाते हैं जब उसको नाइट्रेट्स में कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदल देते हैं, तब उसका प्रयोग पेड़ पौधे और जीव जंतु कर पाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को यानी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के अपरदन से, ज्वालामुखी उद्गार से नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है, जबकि अवसादी चट्टानों के निर्माण से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका उपभोग कर लिया जाता है। यूट्रोफिकेशन के लिए यह गैस उत्तरदायी होती है। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। ऑक्सीजन गैस यह वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण गैस है और वायुमंडल के आयतन का 20.9% लगभग 21% भाग का ये निर्माण करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी अन्य ग्रहों से अलग पहचान रखता है। ऑक्सीजन के कारण ही जीव जंतु श्वसन क्रिया करते हैं और जीवित रह पाते हैं। जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया में यह एक आवश्यक गैस है। ईंधन के दहन क्रिया में भी यह सहायक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन को नहीं जलाया जा सकता। रासायनिक रूप से यह एक सक्रिय गैस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे CO2 का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन और वनों के कटाव से वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वो है ऑर्गन गैस। यह गैस अन्य तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण इसे निष्क्रिय या इनर्ट गैस का नाम भी देते हैं। धरातलीय चट्टानों में पोटेशियम के रेडियो एक्टिव विखंडन के परिणाम स्वरूप ऑर्गन गैस की उत्पत्ति होती है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से होती है। अन्य जो महत्वपूर्ण गैस है वो है
कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। CO2 गैस जीवाश्म ईंधनों के दहन से जल की चूना पत्थर के साथ रासायनिक अभिक्रिया तथा जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जबकि महासागर CO2 के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। महासागरों में वायुमंडल की अपेक्षा 60 गुना अधिक CO2 घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। और जब भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होती है तब महासागर इसे जल में घोलकर वायुमंडल में इसकी मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों द्वारा CO2 गैस का उपभोग किया जाता है। कार्बन डाई या CO2 गैस का वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि गैस सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी है, उन्हें अपने में से जाने देती है, जबकि वही एनर्जी जब पृथ्वी से परावर्तित होकर दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है तो CO2 गैस उसे अपने में से नहीं जाने देती और वापस पृथ्वी की तरफ मोड़ देती है या भेज देती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें बढ़ोतरी होती है। यही कारण है कि CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इस प्रकार पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना भूमंडलीय तापन या भूमंडलीय वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रयास हुए हैं CO2 की मात्रा को कम करने के लिए या CO2 की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए, लेकिन अनेकों प्रयासों के बावजूद भी CO2 की मात्रा का जो स्तर है उसमें कोई कमी नहीं आई है, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग पर जोर देना, वनों की कटाई पर रोक लगाना और अधिक से अधिक वृक्ष आरोपण करना ही इस समस्या का एकमात्र उपाय है, क्योंकि अगर CO2 की मात्रा बढ़ती है तो औसत तापमान में बढ़ोतरी होने से ध्रुवों पर पाई जाने वाली जो बर्फ़ की मोटी परतें हैं वो पिघलेंगी और पिघलने से समुद्र का जो औसत तल है उसमें बढ़ोतरी होगी, जिसका परिणाम ये होगा कि बहुत सारे जो द्वीप हैं जो समुद्र तल से बहुत अधिक ऊपर उठे हुए नहीं हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और वो समुद्र में डूब जाएंगे, जिससे जैव विविधता की बहुत हानि होगी। यही कारण है कि CO2 की मात्रा को नियंत्रण करना या उसको नियंत्रित रखना अति आवश्यक है। अगली जो महत्वपूर्ण गैस है वो है ओजोन गैस। ओजोन गैस ओजोन परत में पाई जाती है, जिसका पोषण फोटो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें तीव्र सूर्य की किरणें ऑक्सीजन के अणु को 2 परमाणुओं में तोड़ देती है या विखंडन कर देती है। फिर वही परमाणु जब 3 एक साथ मिल जाते हैं तो ओजोन गैस के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो आइए ओजोन गैस की निर्माण प्रक्रिया को एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु पाए जाते हैं। जब इस पर तीव्र अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज पड़ती हैं तो ये विखंडित होकर ऑक्सीजन के 2 परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, और जब यही ऑक्सीजन के परमाणु 3 की संख्या में मिल जाते हैं तो ओजोन गैस के एक अणु का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ओजोन गैस प्रबलता से आने वाली परावैंगनी तरंग क्षेत्र, पीले, हरे और अवरक्त स्पेक्ट्रम की जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित करती हैं, जिसके कारण ओजोन परत में तापमान अधिक पाया जाता है। तो आइए जानते हैं ओजोन गैस को वायुमंडल में किस प्रकार क्षति पहुंचती है या हानि पहुंचती है। समताप मंडल में चलने वाले सुपरसोनिक वायुयान के द्वारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, जो वर्षों तक वायुमंडल में तैरती रहती है तथा ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके ओजोन गैस को नष्ट करती है या उसको क्षय करती है। आइए डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ किस प्रकार से ओजोन गैस अभिक्रिया करती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब ओजोन गैस के साथ मिलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ मिलती है तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इनके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करने से भी ओजोन गैस को क्षति पहुंचती है। इन सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग सभी प्रकार के स्प्रे में किया जाता है। इनसे निकलने वाली क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसको विखंडित कर देती है। आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ क्लोरीन गैस आप देख पा रहे हैं और वो ओजोन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ओजोन गैस नष्ट हो जाती है और वो ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, जिससे ओजोन गैस की हानि होती है। क्लोरीन गैस जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलती है, ये वायुमंडल में तैरती रहती है और ये बहुत अधिक खतरनाक होती है ओजोन गैस के लिए, क्योंकि क्लोरीन गैस का एक परमाणु अकेले ही ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो ये बहुत हानिकारक गैस है। अतः हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग करने से बचना चाहिए, उसका कम उपयोग करना चाहिए। जलवाष्प वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण संघटक है। खास तौर से मौसमी घटनाओं को क्रियान्वित करने में जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल में जल जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है और इसकी मात्रा बहुत ही परिवर्तनशील होती है। शुष्क वायु में यह वायु के आयतन का 0.5% तक और आर्द्र वायु में इसका आयतन 4% तक हो सकता है। धरातल के समीप जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ और अक्षांशों के बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा में कमी आती जाती है। साथ ही वायु के जो नीचे का जो धरातल है उसके अनुसार भी जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे समुद्र के ऊपर या वाटर बॉडीज के ऊपर जो वायु होती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जबकि ज़मीन के ऊपर जो वायु होती है या तो उसमें नमी की मात्रा कम पाई जाती है, जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। साथ ही जलवाष्प क्या है, ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण ये निचले वायुमंडल को गर्म रखने का भी काम करते हैं और अधिकांश मौसमी घटनाओं के लिए ये घटक उत्तरदायी है। धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स या एरोसोल्स, ये वायुमंडल के संगठनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वायु में तैरते हुए कण जल की सूक्ष्म बूंदें एरोसोल के नाम से जाने जाते हैं या कहलाते हैं। इनमें समुद्री नमक, चट्टान चूर्ण, ज्वालामुखी से निकली हुई राख, धूल के कण, महीन जैवअंश आदि शामिल होते हैं। भारी कण जल्द ही धरातल पर आ जाते हैं, जबकि महीन और हल्के कण हल्के होने के कारण 1 से 3 साल तक समताप मंडल में तैरते रहते हैं। ये कण कोहरा और मेघ निर्माण यानी बादलों के निर्माण में अग्रिम भूमिका अदा करते हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं, जिसके चारों तरफ जलवाष्प चिपकने से और तापमान कम होने के कारण संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है और कोहरे और मेघों यानी बादलों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। नगरों के ऊपर खास तौर से ये एरोसोल अधिक पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों या घटकों से मिलकर हुआ है और वायुमंडल में इन घटकों का क्या महत्व है, क्या रोल है, कौन कौन से कारक हैं जो इन संघटकों को हानि पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से इस वीडियो में समझा। धन्यवाद।